कराए और इतनी सुंदर प्रस्तुति हम सभी के सामने आपने दी, और साथ में हमारे हिमांशु जी जिन्होंने आज मुख्य वक्ता की आसन भी स्वीकार की, और आज हम सभी को भरतमुनि स्मृति दिवस के बारे में आज हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है ज़्यादा समय न लेते हुए आगामी मुख्य वक्ता की ओर हम लोग चलते हैं, और वो बैठ के भी अपनी बात कर सकते हैं। और हाँ वही आ जाइए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं माइक के ऊपर बोले तो माइक की आवश्यकता नहीं है, तो फिर अच्छा रहेगा। खड़े से इसलिए हो रहा हूँ कि घुटनों में थोड़ा दर्द कुर्सी मंगवा दूं, कुर्सी अरे नहीं ऐसे गुरुतुल्य बैठे हैं। माल्यार्पण से अरे सर, अरे नहीं माल्यार्पण से पहले हमारे आपके मुख्य वक्ता जी का बहुत स्वागत है। बहुत फोटो ले लीजिए। वागर्थ विधि संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। भरतमुनि स्मृति दिवस के इस पावन अवसर पर ध्रुपद केंद्र में आज हम सब आए, और इतना अद्भुत वातावरण, और प्रारंभ ही एक सुमधुर संगीत से हुआ। और हम सब जानते हैं हमारी जो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रीय संगीत परंपरा वो ध्रुपद की ही है, ध्रुवागान की जो परंपराएं हैं। और उसको सुनने के बाद मन में एक शून्य अवस्था में पहुंचता है, निर्वेद की अवस्था में पहुंचता है, शांत रस की अवस्था में पहुंचता है। तो इतना कुछ अच्छा सुनने के बाद फिर बोलने लायक वैसे कुछ बचा नहीं है। एक कारण ये है, दूसरा मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं तो उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन फिर भी समय की कितनी सीमा, बस मुझे उतना बता दीजिए तो मैं कुछ चर्चाएं करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। 20 मिनट। सबसे पहले एक वो किताब दे दो, दूसरी बात ये नहीं दो। ध्रुपद केंद्र की लाइब्रेरी होगी? नहीं लाइब्रेरी तो नहीं है, पर आप कोई किताब देंगे तो हम रख लेंगे। मैं आपको किताब भेंट करना। आइए क्या बात है। नहीं आप पढ़िए पुस्तक से लाइब्रेरी की शुरुआत होगी। नहीं ऐसे यहाँ है, पर वो मतलब लाइब्रेरी जैसा नहीं है कुछ, पर पुस्तकें हैं हमारे पास। आदरणीय दिनेश पाठक सर, विख्यात साहित्यकार, आदरणीय चंद्रप्रताप भाई साहब, आदरणीय प्रदीप दीक्षित भाई साहब, सभी को प्रणाम करता हूँ। नाट्यशास्त्र की परंपरा, भारत की परंपरा की हम बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है, भरतमुनि एक ऐसी परंपरा है जिनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है। मैं शुरुआत करता हूं नाट्यशास्त्र के एक श्लोक से कि सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्यहम पंचम वेदम सेतिहासम करूंगे। जब ब्रह्मा जी ने भरत को समर्पित किया था तो ये श्लोक बोला था और कहा कि न तज् ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई विधा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में समाहित ना हो। हम लोग नाटक और नाट्य को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, नाटक ही समझ लेते हैं, लेकिन भरत ने नाट्य को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित किया है। रंगमंच, थिएटर, नाटक या कहानी या अनुपन्यास या संगीत, नृत्य, चित्रकलाएं, सबके लिए एक शब्द उन्होंने दिया, वो है नाट्य। तो जैसा हम कहें कि नाटक के पहले नाटक होता है, नाटक के दौरान नाटक होता है, फिर नाटक के बाद में भी नाटक होता है जब हम बाइंड अप वगैरह करते हैं, तो समस्त कलाओं का समावेश नाट्य शास्त्र में है। जैसा भरतमुनि स्मृति दिवस में बहुत सारी चीजें हैं बोलने को। आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि थोड़ी प्रासंगिकता पे बात करें, तो पहले भरत पे बात करता हूं, मुझे जितना याद आएगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वर्तमान समय में आज है, ऐसा समझ लीजिए आज से लगभग 150 साल पहले नाट्यशास्त्र की सिर्फ चर्चा होती थी, नाट्यशास्त्र उपलब्ध नहीं था। नाट्यशास्त्र के बाद के जितने भाष्यकार हैं, जितनी टीकाएं हैं, अभिनय दर्पण, दशरूपकम या सारंग और संगीत के ग्रंथ वो उपलब्ध थे, उनमें नाट्यशास्त्र की चर्चाएं हो रही थी। यहां पर
18 कुछ में एच.एस. विल्सन ने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर में ये जिक्र किया कि ऐसी कोई पांडुलिपियां है, ऐसा कुछ नाट्यशास्त्र है जिसमें ये सारी चीजें हैं। तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। फिर दशरूपक जब प्रकाशित हुआ तो दशरूपक के साथ कुछ नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां प्राप्त हुई और उन पांडुलिपियों को दशरूपक के साथ पब्लिश किया गया। मैं एच.एस. विल्सन की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी जो क्रांतिकारी घटना रही वो रही अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद या अभिज्ञान शाकुंतलम का एक पब्लिश हो जाना। सर विलियम जोन नाम सबने सुना होगा। सर विलियम जोन अंग्रेजों में जज थे और बहुत सारे भाषा विशेषज्ञ थे, बहुत भाषाएं उनको पढ़ने की रुचि थी और उन्होंने संस्कृत सीखी। और संस्कृत सीखने के बाद बहुत जल्दी वो संस्कृत सीख गए संस्कृत के पांड्याचार्यों से और उन्होंने कहा कि संस्कृत का कोई ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ के एक नई कुछ मिले। तो संस्कृत के नाट्याचार्यों ने बताया कि कलकत्ता की लाइब्रेरी में एक अभिज्ञान शाकुंतलम की पांडुलिपि है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की पांडुलिपि को पढ़ने के बाद वो अद्भुत हो गए, अद्भुत हो गए, क्योंकि पूरी पश्चिम की जो परंपरा थी वो ट्रेजेडी की परंपरा थी, कथारसिस की परंपरा थी, सुखांत की परंपरा और नाट्य की बिल्कुल एक नई दृष्टि। हमारे यहाँ जैसे अभिनय की शैली आंगिकम भुवनम यस्य वाचकम सर्वांग वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादीप्तम नमः सात्विकम शिवम, हमारे यहाँ एक्टिंग स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ अगर फूल है तो फूल लाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी का मर्डर दिखाना है मंच पर तो मर्डर नहीं करेंगे। मतलब अगर भाई साहब बैठे और हम लोग अभिनय कर रहे हैं कि तो नकल चाकू वाकू कुछ नहीं होगा, और रियलिस्टिक पैटर्न में दिखाएंगे या पश्चिमी एक्टिंग थ्योरीज में दिखाएंगे तो चाकू बनाएंगे, सॉस बनाएंगे और मारेंगे, मरने का अभिनय करेंगे। लेकिन भारतीय परंपरा में कुछ नहीं है। आंगिक अभिनय से ही चक्कू बनाएंगे, आंगिक अभिनय से ही मारेंगे, आंगिक अभिनय से ही मरेंगे और आंगिक अभिनय से मरने का पूरा अभिनय करेंगे। दर्शक दोनों दृष्टियों में ये देख रहा है, ना वो मार रहा है और ना वो मर रहा है, लेकिन अभिनय से मालूम चलेगा क्या मारा है और क्या मरा है। तो ये दोनों जो आत्मसात है जिसको कर रहे हैं, ये भारत की परंपरा, इसको देखकर विलियम जोन हतप्रभ हो गए। और ये लगभग मुझे ऐसा लगता है ये भारत के रंगमंच की क्रांतिकारी घटना थी। और जब अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें लिखते हैं कि मैं बड़ा खुश नसीब हूं, बड़ा प्रसन्न हूं कि मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कर रहा हूं और बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं कि नाट्यशास्त्र आज मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर होती तो संभवतः इस कृति को मैं और अच्छे से समझ पाता। तब लोगों का ध्यान नाट्यशास्त्र की तरफ गया और नाट्यशास्त्र की फिर खुदाई या ढूंढवाई चालू हुई और नाट्यशास्त्र की फिर पांडुलिपियां अलग अलग जगह मिली। कहीं 16वां अध्याय मिला, कहीं 13वां अध्याय मिल गया, कहीं 14वां अध्याय मिल गया और उनको फिर कंपाइल किया गया और फिर उसमें 36 या 37 अध्याय बने। वो भी अलग अलग मत है। उसके 4 पब्लिकेशन हुए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता, गायकवाड़ सीरीज बड़ौदा, निर्णय सागर प्रेस मुंबई और चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी। तो काव्यमाला सीरीज के अंतर्गत जो प्रकाशित है पुणे भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे, आपका गायकवाड़ सीरीज बड़ौदा और मुंबई वाले, वहां पे 37 अध्याय है। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता और चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी में 36 अध्याय है। ये भी बहुत वाद विवाद का अंतर है, लेकिन उसमें कोई बहुत मत नहीं है। अच्छा क्यों है? क्या पता ध्रुपद केंद्र की कोई रेनोवेशन चल रहा हो और आप खुदाई करें, कल करो 2 पांडुलिपियां और मिल जाए 2 अध्याय, तो अगले दिन से हम पढ़ाएंगे नाट्यशास्त्र में वर्तमान में 40 अध्याय है। तो ये बड़ा देखिए आप, मतलब इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझिए, नाट्यशास्त्र की धाराओं को समझने के लिए बड़ा अद्भुत चीज है। मैं सरल भाषा की कोशिश कर रहा हूं। संग्रहित किया गया, पब्लिश किया गया और उसमें 36 या 37 अध्याय बने, 4 पब्लिकेशन से उसको प्रकाशित किया गया, लेकिन है उसमें 11 चीजें। एकादश नाट्य संग्रह उसे बोलते हैं, इसलिए मैंने किताब का नाम भी एकादश रखा। रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति ही सिद्धि सुरस आत्मोद्यम गानम रंगस संग्रह। रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति आत्मोद्य गान रंगमंडप स्वर और सिद्धि, ये 11 की 11 ही चीजें हैं। चाहे वो आप 37 अध्याय वाले में पढ़िए या 36 वाले में पढ़िए और कालांतराल में और खुदाई हो गई और पांडुलिपियां मिल गई तो भी 11 ही मिल गई। अब उनमें क्या है, आंकड़ों का बड़ा गेम है। अगर आप देखें तो हम नाट्य क्यों कर रहे हैं? वेस्टर्न थिएटर के नाट्य के कंसेप्ट बहुत अलग है। कथारसिस है, ट्रेजेडी है, दुखांत, आंसू आ जाए, विरेचन हो जाए तो सिद्ध हो जाए। हमारे यहाँ 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारे कर्तव्य की परंपरा है। आप देखिए गणित का आंकड़ा देखते हैं। सबसे पहले अभिनय कितने प्रकार के? 4। आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक। अभिनय कहां से आएगा? वृत्ति से। वृत्ति कितनी? 4। भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भट्टी। वृत्ति कहां से आएगी? प्रवृत्ति से। दक्षिणात्य, औद्र, मगधी, पांचाली, 4। 4 मूल रस, 4 आंगिक रस, 4 का आंकड़ा मिलेगा पूरा। 3 का आंकड़ा, 3 रंग मंडप, 3 श्रेणियां। एक मिनट ये दो थोड़ा सा ये वाली। देखिए, 4 पुरुषार्थ, 4 मूल रस, 4 आंगिक रस, 4 वृत्तियां, 4 प्रवृत्तियां, 4 नायक, 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियां, 5 संधियां, 3 रंगमंडप, उनके 3 साइज और 3 ही नाटक के एलिमेंट्स हैं। अभिनेता, दर्शक और निर्देशक या नाटककार जिसको कहें। फिर अनुव्यवहारक, अनुकृति या अनुदर्शन भी हम इसे कहते हैं। इसके अलावा नाट्य की परंपरा में वर्तमान, अब ये सब मिलने के बाद जो प्रकाशित हो रहा है और नाट्यशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, तो नाट्य के हम 3 रूपों में समझ रहे हैं वर्तमान दृष्टि में नाट्यशास्त्र की: वस्तु, शिल्प और रंगशिल्प। घटनाक्रम ये रहा कि लगभग 9वीं शताब्दी तक संस्कृत थिएटर की मंचन की जो परंपरा थी वो लगभग धीरे धीरे विलुप्त हो गई। विलुप्त क्यों हो गई? कि संस्कृत थिएटर को करने वाले, संस्कृत भाषा का धीरे धीरे जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो बहुत एक लंबे अरसे तक संस्कृत नाटक नहीं हुए, लोक रंगमंच के नाटक हुए। लेकिन जब नाट्यशास्त्र मिल गया, नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियां मिल गई, नाट्यशास्त्र को पढ़ने लगे लोग, नाट्यशास्त्र को समझने लगे, तो नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि तो मिल गई, टीकाएं तो मिल गई, लेकिन नाट्यशास्त्र के हिसाब से नाटक करना कैसे है ये मालूम नहीं था। वी डोंट हैव एनी आर्कोलॉजिकल एविडेंस रिगार्डिंग नाट्यशास्त्र, जैसे डीवीडी, पेन ड्राइव, वीडियो। तो हर व्यक्ति नाट्यशास्त्र के हिसाब से अपने अपने स्तर पर प्रयोग किया। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले वस्तु के आधार पर, मतलब कहानी। जैसे पृथ्वीराज कपूर ने पारसी थिएटर में अभिज्ञान शाकुंतलम किया। संस्कृत थिएटर, शैली पारसी। रशिया में प्ले हो रहा है संस्कृत थिएटर, शैली रशियन। अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम या मालविकाग्निमित्रम, शैली ग्रीक, ट्रेजिक शैली। फिर उसके बाद रंग शिल्प, डिजाइनर रोबिन दास, M.K. रैना या इब्राहिम अलकाजी, जब वो संस्कृत थिएटर कर रहे हैं तो डिजाइन ओरिएंटेड कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेज क्राफ्ट ऐसा बना दिया, सीनिक डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न की तरह है संस्कृत थिएटर, जहां पर बिल्कुल इनका बंधन मुक्त है, लेकिन पूरा बॉक्स थिएटर जैसा, प्रोसिनियम थिएटर जैसा हो रहा है। वस्तु, शिल्प और रंग शिल्प जिसको कहें, तो अगर कोई डायरेक्टर संगीत ओरिएंटेड है तो म्यूजिक ओरिएंटेड हो गया, अगर कोई डायरेक्टर डिजाइन एक्टिंग ओरिएंटेड है तो प्रोडक्शन एक्टिंग ओरिएंटेड हो गया। तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जब संस्कृत थिएटर हुआ तो अपने अपने स्तरों पे लोगों ने किया। तो ये नाट्यशास्त्र की खूबी भी है और ये नाट्यशास्त्र की थोड़ी सी हम लोगों को समस्याएं भी है। खूबी ये है कि नाट्यशास्त्र मिला, लेकिन उसको समझने के लिए बड़ी गहराई की बात है। तो भरत परंपरा की हमने बात की, भरत परंपरा के बाद नाट्यशास्त्र में कैसे मिला और उसको कैसे मंचन किया जा रहा है, इसकी हमने दूसरी बात की। तीसरे में बात करते हैं उसकी प्रासंगिकता। भारत के जब नाट्य की बात करते हैं, रंगकर्म की बात करते हैं, तो उसमें 2 ही परंपराएं हैं जो भारतीय रंगमंच या विशुद्ध भारतीय रंगमंच कहे जा सकते हैं। एक है लोक की परंपरा और दूसरी है संस्कृत नाटक की परंपरा। बाकी जितनी नाट्य शैलियां हैं ये सब आरोपित हैं और हमने ओढ़ी हैं। शेक्सपियरियन थिएटर से जो हम थिएटर कर रहे हैं वो प्रोसिनियम पारसी थिएटर पूरा का पूरा शेक्सपियरियन थिएटर है, या हम रियलिस्टिक एक्टिंग पैटर्न करते हैं वो रशियन थिएटर है, स्टेनिस्लावस्की मेथड एक्टिंग सिस्टम है, या फिर हम ट्रेजेडी का कोई नाटक कर रहे हैं तो ग्रीक की परंपरा है। हिंदुस्तान का रंगमंच क्या है? जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो भारत के रंगकर्मियों ने बहुत बड़ी संगोष्ठी करी, उसमें हबीब तनवीर से लेके बड़े बड़े नाट्याचार्य रहे, कपला वासन, बड़े बड़े नाट्याचार्य सब, और उन्होंने ये चिंतन किया कि एक्चुअल में भारत की रंग परंपरा क्या है। तो भारत की सिर्फ 2 रंग परंपराएं हैं। एक है लोक रंगमंच की जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग है, भिंड, मुरैना, चंबल में अलग है, लांगुड़ी अलग है। जैसे आप बुंदेलखंड में जाओगे तो स्वांग है, मालवांचल में चले जाओगे तो माच है, बघेलखंड में चले जाओगे तो छावर है। अलग अलग क्षेत्रों में लोक रंगमंच, लोक नाट्य की भाषा, संगीत, वाद्ययंत्र,
मेथड, कहानियां सब अलग है। और दूसरा जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में जोड़ती है वो है संस्कृत थिएटर की परंपरा। तो हिंदुस्तान का ओरिजिनल जो थिएटर है वो दो है। अब नाट्य शास्त्र और संस्कृत थिएटर को लोगों ने, विशेष रूप से रंगकर्मियों ने, उसको कठिन दुरू या समझ न आने के चक्कर में उसको दरकिनार किया। उसका पहला कारण भाषा बता देते, अरे वो तो संस्कृत में है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इतनी सरलीकृत संस्कृत भी है कई जगह टेक्स्ट में, जिसको जो बोलते हैं हम वही समझते हैं। दूसरा, अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें तो जैसे भाई साहब एक मुद्रा में बैठे हैं, अभिजीत जी एक मुद्रा में बैठे हैं, भाई साहब एक मुद्रा में बैठे हैं, भाई साहब एक मुद्रा में बैठे हैं। ये सारी मुद्राएं चाहे अनचाहे हम कर रहे हैं और ये नाट्यशास्त्र में वर्णित है। सब नामों के चक्कर में हम कंफ्यूज हैं। कंपित कंपित दुत विद्युत परिवाहित, अब नॉर्मल बात है, ऐसे ऐसे करते हैं, समझ आई नहीं आई, यही नाट्यशास्त्र इनके नाम है। 13 प्रकार की शिरोभेद है मुद्रा, अकंपित, कंपित, दुत, विद्युत, परिवाहित, आधूत, अवधूत, अंचित, निहंचित, पराव्रत, लोलित और उच्छित। 64 प्रकार की हस्त मुद्राएं। ट्रैफिक पुलिस वाला भी मुद्राएं करता है, हम डेली लैंग्वेज समझ में नहीं आई, टाटा बाय क्या गॉड, अरे ये सब मुद्राएं हैं। लेकिन क्या है, भाषा के कारण उसको दरकिनार कर दिया। भारत की रंग परंपरा, भारत के अगर एक्ट और इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में कौन सी एक्टिंग होती है, हिंदुस्तान के सिनेमा में कौन सी एक्टिंग हो रही, रियलिस्टिक एक्टिंग हो ही नहीं सकती। ये क्या है, शाहरुख खान जब पोजीशन बनाता है तो देवानंद जाप करते हैं, सब स्टाइलिज्म है। ये सारा स्टाइलिंग नाट्यशास्त्र की परंपरा है। हमारे यहाँ आलिंगन, चुम्बन, मृत्यु वर्जित है नाट्यशास्त्र की परंपरा में। अभी फिल्मों में थोड़ा दिखाने लगे हैं, लेकिन आप देखेंगे जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिल रहे हैं तो 2 गुलाब के फूल दिखा देते हैं, ये प्रतीक है, ये नाट्यशास्त्र की परंपरा है। हम लोगों ने क्या किया, उसको भाषा को कह के कठिन करके उसको दूर करने की कोशिश की है। जबकि उसको अगर सरलीकृत ढंग से समझा जाए तो भारत के सिनेमा की परंपरा, भारत के वेब सीरीज की परंपरा, भारत के स्टाइलिज्म की परंपरा, भारत की चाहे लोक की परंपरा और नाट्यशास्त्र की परंपरा